रुद्रप्रयाग। इस जगह का नाम सुनते ही शरीर की रूह पता नहीं क्यों कांप उठती है। 1918 से 1926 तक यहाँ एक ऐसा खौफनाक साया मंडरा रहा था जिसे यहाँ के लोगों ने एक प्रेतात्मा का दर्जा दे दिया था। उस डर ने लोगों के दिलो दिमाग दोनों पर खौफ की मोहर लगा दी थी। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल इलाके में बसी हुई ये जगह बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाने के रास्ते में आती है। यहाँ दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी। 8 साल तक यहाँ उसने अपने दहशत की हुकूमत जमाई, जिसने गांव वालों को ना चैन से जीने दिया ना मरने। अब तक आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं आज किसकी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जी हाँ, दुनिया के सबसे चालाक जानवर की, जिसके डर ने रुद्रप्रयाग के 50,000 गाँव वालों को और बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले 60,000 तीर्थ यात्रियों को मौत के खौफ का एहसास दिलाया था। प्रस्तुत है जिम कॉर्बेट साहब की किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं की एक और रोमांचक कहानी, द मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग। इस खौफ की शुरुआत 9 जून 1918 को हुई, जब इस तेंदुए ने बेंजी गांव, जो रुद्रप्रयाग और केदारनाथ धाम जाने के रास्ते में पड़ता है, वहां के एक आदमी को अपना पहला शिकार बनाया था। इसने अपना आखिरी शिकार भैंसवाड़ा गांव में 14 अप्रैल 1926 को किया था। इन दोनों तारीखों के बीच भारत सरकार ने 125 लोगों का सरकारी आंकड़ा दिया था जो इसका शिकार हुए थे। हालांकि जिम कॉर्बेट ने कभी इस बात को नहीं माना। सुबह का समय गांव वालों के लिए एकदम शांतिपूर्वक साबित होता था। घर के मर्द खेतों में जाके अपना काम कर लिया करते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, औरतें जंगलों से लकड़ियां काट के लाया करती थी और श्रद्धालु आराम से दिन में अपनी यात्रा कर लिया करते थे। पर सूरज ढलने के बाद वहाँ का माहौल बदल जाया करता था। कोई अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। ये वो रात का समय था जब वो तेंदुआ इंसानों की तलाश में बाहर आता था। रात को जिन तीर्थ यात्रियों को कहीं भी रहने की जगह नहीं मिलती थी, वो या तो किसी स्कूल में छुप जाया करते थे या रास्ते में किसी अजनबी के घर पनाह ले लिया करते थे, ताकि उनका सामना उस आदमखोर से ना हो जाए। आज तक पूरे उत्तराखंड राज्य के किसी भी ज़िले के अंदर या किसी भी गांव के अंदर इतना बड़ा कर्फ्यू नहीं लगा था जो अब इस तेंदुए की दहशत से पूरे रुद्रप्रयाग में लागू हुआ। एक 14 साल के अनाथ लड़के को एक घर में बकरियों की देखभाल करने के लिए नौकरी मिली थी। हर शाम को बकरियों को घुमाने के बाद उसे खाना दिया जाता था और एक छोटे से कमरे में बकरियों के साथ बंद कर दिया जाता था। ये कमरा जो था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, जिसमें एक भी खिड़की नहीं थी। बकरियां उसे तंग न करे, इसलिए लड़के ने एक कोने में अपनी जगह बना ली और सो गया। थोड़ी देर में लड़के के मालिक ने उसके कमरे के दरवाजे को बाहर से एक चेन से बंद कर दिया ताकि वो खुले ना। दरवाज़ा पूरी तरह से सुरक्षितली बंद नहीं हुआ था। अगली सुबह जो हुआ उसे देख के घर का मालिक हक्का बक्का रह गया। दरवाजे पे आदमखोर के पंजों के निशान और अंदर खून के धब्बों ने साफ इशारा कर दिया था कि तेंदुए ने लड़के को अपना शिकार बना लिया है। दोस्तों सोचिए, एक कमरे में एक लड़का, उसके साथ लगभग 40 बकरियां और एक भी बकरी को खनुच तक नहीं आई। सिर्फ उस लड़के के साथ ही सब कुछ हुआ। ये तेंदुआ अपने आप लोगों के घर के दरवाजे खोलना सीख गया था। इस हादसे के बाद एक रात 2 दोस्त एक दूसरे के साथ हुक्का पीने के लिए अपने घर में बैठे। चांद सर पे बस चढ़ा ही था कि उनमें से एक के हाथ से हुक्का नीचे गिर गया। हुक्का उठाने के लिए वो नीचे झुका। उस समय उसका दोस्त जो उसके बगल में बैठा था, उसके ऊपर आते ही एकदम से गायब हो गया। ना कोई आवाज़, ना ही कोई आहट। जैसे ही दरवाजे से बाहर चांद की रोशनी में उसने बाहर को देखा तो आदमखोर उसके दोस्त को अपने जबड़ों में रखकर वहाँ से भूत की तरह गायब हो गया। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। अब एक दिन गांव के मुखिया की बीवी की तबीयत बुखार की वजह से खराब हो गई थी और उसकी देखभाल के लिए 2 नर्स बुलाई गई थी। घर के अंदर 2 कमरे थे। बाहर वाले कमरे में ये 3 औरतें रुकी थी, जिसमें 2 दरवाजे थे और एक खिड़की। साथ ही में पानी से भरा एक पीतल का घड़ा उस बीमार औरत के लिए रखा गया। लगभग रात 12 बजे के करीब, जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वो तेंदुआ खिड़की के रास्ते कमरे में घुसता है और बिना कोई आवाज़ किए सीधा उस बीमार औरत को अपनी खुराक बनाता है। जैसे ही
वो उस औरत को खिड़की के रास्ते बाहर ले जाने की कोशिश करता है, उसी वक्त वो पानी से भरा घड़ा ज़मीन पे गिरता है और सभी लोग जाग जाते हैं। लालटेन की रोशनी को देखते ही वो तेंदुआ वहाँ से भाग जाता है। रात के अंधेरे में तबे पाँव आना और अपने शिकार को उठा के ले जाना बिना आवाज़ करे ने रुद्रप्रयाग के लोगों को ये मानने पे मजबूर कर दिया था कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा है जिसने पूरे गांव को शापित कर दिया है। मुझे लगता है ये 3 हादसे काफ़ी होंगे आपके लिए इस बात को समझने के लिए कि रुद्रप्रयाग के लोग किस दहशत में जी रहे थे। कुछ ही दिनों के बाद तीर्थ यात्रियों का एक झुंड बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए जा रहा था। रात होने की वजह से वो एक छोटी सी दुकान पर रुक गए और वहीं पे रात गुजारने का फैसला कर लिया। दुकान के मालिक ने उन्हें बताया कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि यहाँ एक आदमखोर भटक रहा है। यात्रियों और दुकानदार के बीच काफ़ी बहसबाजी हुई। उस समय एक साधु वहाँ आ पहुँचा। उसने दुकानदार को कहा कि आप लोगों को अंदर सुला दो और मैं यहाँ बाहर चबूतरे पे सोऊंगा और अगर तेंदुआ आया तो मैं उसे मार डालूंगा। सुबह जब लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि साधु की चद्दर पूरी तरह से फटी हुई और खून में सनी हुई है। निशानों का पीछा करते हुए सब लोग पहाड़ी से जैसे ही नीचे उतरे उन्होंने वहाँ साधु की आधी खाई हुई लाश को पाया। तेंदुए ने उसका भी शिकार कर दिया था। तेंदुए ने अपनी दहशत पूरी तरह से लोगों के दिलों में भर दी थी। सोते जागते लोगों को सिर्फ उस डर का ख्याल आता था जो उनके घर के बाहर घूम रहा था। अंग्रेज़ी हुकूमत ने बहुत कोशिश की उसे पकड़ने की, लेकिन वो तेंदुआ उन सबसे ज़्यादा चालाक निकला। ना जाने कितने शिकारियों को कॉबिट के आने से पहले बुलाया गया था। जंगल में पिंजरे और अन्य तरीके के जाल बिछाए गए थे। लगभग 20 से 30 तेंदुओं ने अपनी जान इस आदमखोर को पकड़ने की वजह से गंवाई। अंग्रेज़ों ने 2 अंग्रेज शिकारियों को अपनी तरफ से इसे मारने के लिए भेजा, पर वो भी इसका शिकार नहीं कर पाए। कहा जाता है कि जो रुद्रप्रयाग का सस्पेंशन ब्रिज है, वहाँ के जो 2 टावर हैं, शिकारी उस पर चढ़कर रात भर 2 महीने के लिए उस आदमखोर का इंतज़ार करते थे, क्योंकि वो अक्सर अलकनंदा नदी के एक किनारे से दूसरे तक उस पुल की मदद से जाया करता था। एक बार वो उस आदमखोर के करीब तक पहुंच गए थे। उन्होंने उस पर गोली भी चलाई। गोली उसके पाँव में जा लगी और वो ज़्यादा खूंखार हो गया। जब सब ने कोशिश कर ली तब डेप्यूटी बॉटसन ने अपने दोस्त जिम कॉबिट को इस आदमखोर को मारने के लिए रुद्रप्रयाग बुलाया। कॉर्बेट साहब रुद्रप्रयाग पहुंचे। खेत में जितने लोग थे उन सभी ने उनके पाँव को छुआ और आशीर्वाद लिया। वो लोगों के लिए एक मसीहा थे। उन्होंने सोचा कि मुझे इतना प्यार और सम्मान मिलने के बाद अगर मैं उस आदमखोर को नहीं मार पाया तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। उन्होंने 2 बकरियां खरीदी जिनको वो बेट की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने दोनों बकरियों को सस्पेंशन ब्रिज के दोनों तरफ बांध दिया और दूसरे दिन वो मुआयना करने के लिए गए कि दूसरे तरफ की जो बकरी थी उसे उन्होंने मरा हुआ पाया। तेंदुए ने उसका शिकार कर दिया था। वो वहीं एक पेड़ के ऊपर चढ़ के उसका इंतज़ार कर रहे थे कि वो कभी तो बकरी को खाने के लिए वापस आएगा। 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद उन्हें तेंदुआ हाथ नहीं लगा और वो वापस अपने घर की ओर निकल गए। इस समय उन्हें ज़्यादा अनुभव नहीं था एक आदमखोर तेंदुए को मारने का। वो उसे उसी तरह पकड़ने की कोशिश में थे जैसे कि वो किसी आदमखोर बाघ को पकड़ते हैं। उन्हें आशंका थी कि अगर ये आदमखोर है उनका पीछा घर तक ज़रूर करेगा। अगली सुबह उन्होंने देखा कि जिस पेड़ से वो उतरे थे वहाँ से लेके वन विश्राम घर तक उनका पीछा उस तेंदुए ने किया। अगले दिन जब कॉबिट अपना सुबह का नाश्ता ख़त्म करके उठे ही थे तो 2 लोग उनके पास भागे हुए आए और बोला कि तेंदुए ने एक औरत का शिकार कर दिया है। वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उस औरत को मारा गया था और एक भूसे से भरे ढेर के ऊपर वो जाकर इंतज़ार करने लग जाते हैं और साथ ही में रात के अंधेरे से बचने के लिए वो एक बड़ा सफ़ेद रंग का पत्थर उस महिला के शव के पास रख देते हैं और इंतज़ार करते हैं। रात काफ़ी अंधेरी थी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आंखों से ज़्यादा उन्हें अपने कानों पे आज रात को भरोसा करना पड़ा क्योंकि अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और अब उन्हें उसकी आहट से ही उसके होने का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। अचानक से वो सफ़ेद पत्थर जो उन्होंने रखा था वो गायब हो गया। वो समझ गए कि आदमखोर ने उन्हें दस्तक दे दी है। पत्थर बार बार उन्हें दिखता और फिर गायब हो जाता।
उनके भूसे के ढेर के नीचे उन्होंने एक खेत देखा और उसमें तेंदुए को घूमते हुए। उन्होंने उस पर गोली चलाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से उसके ऊपर निशाना नहीं मिल पा रहा था और गलत फायर करने की वजह से वो वहाँ से भाग जाता। अचानक से उन्होंने उस पर गोली चला दी। तेंदुआ जोर से छलांग लगा के वहाँ से भागता है। कॉर्बेट सुबह के उजाले का इंतजार करते हैं। सुबह वो उस पत्थर की जगह का मुआयना करते हैं और उन्हें पता चलता है कि गोली तेंदुए को सिर्फ छू के वहाँ से ज़मीन में घुस गई थी और कोई भी खून के निशान उन्हें वहाँ नहीं मिले। वो समझ गए कि वो बच गया। ये देख के वो काफ़ी निराश हुए कि तेंदुआ इतनी पास आया और वो उसका शिकार नहीं कर पाए। इसके कुछ दिन बाद इबर्टसन, जो कि उस ज़माने के डिप्टी कमिश्नर थे, वो अपनी बीवी के साथ वन विश्राम घर पहुंचे। कॉर्बेट ने उस जगह को खाली करने का सोच लिया था और थोड़ी दूर आगे जाके अपना टेंट लगाया और उसे चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया। वहीं पे एक विशाल पेड़ था जो कि कॉर्बेट को दिखने में काफ़ी डरावना लगा। उन्होंने उस पेड़ की शाखाएं थोड़ी सी कटवाईं। शाम को खाना खाने के बाद सब लोग सोने चले गए। रात को कॉर्बेट को एक आवाज़ सुनाई दी कि तेंदुआ उस पेड़ पर चढ़ रहा है। उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और तुरंत अपने टेंट के दरवाजे के बाहर जा खड़े हुए। इतने में उनका बावर्ची जोर से चिल्लाया, बाघ बाघ। कॉर्बेट ऊपर की तरफ भागे जहां एक खेत था और कोशिश की कि कुछ दिखे। थोड़ी देर में उन्हें एक काकड़ की आवाज़ सुनाई दी। तेंदुआ उस भयानक पेड़ पर चढ़ गया और उनके बावर्ची ने उन्हें बताया कि उसने उस तेंदुए की आहट को महसूस किया जब वो पेड़ पे चढ़ रहा था, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, तेंदुआ उसके सामने उस पेड़ पे बैठा था और उस पर कूदने वाला था। इसके बाद कुछ समय तक तेंदुए की खबर नहीं आई। एक दिन तेंदुए ने एक गाय का शिकार किया। कॉर्बेट और इबर्टसन दोनों उस जगह गए और वहाँ जाके एक लोहे का जिन ट्रैप लगा दिया। जहाँ गाय की लाश पड़ी थी वहाँ उन्होंने 2 मंजिल की एक मचान बनाई और रात को वो दोनों वहाँ बैठ के उस आदमखोर का इंतज़ार करने लगे। वो आदमखोर बहुत ही चालाकी से मचान के पीछे से होते हुए उनकी मचान के नीचे से दबे पाँव आया, और जैसे ही कॉर्बेट बिल्कुल तैयार बैठे थे कि दूसरी तरफ तेंदुआ उन्हें नज़र आएगा और वो उसे अपनी बंदूक का निशाना बनाएंगे, तभी ऊपर से इबर्टसन फायर करते हैं और उनका निशाना चूक जाता है। तेंदुआ एक बार फिर वहाँ से भाग जाता है। उन्हें इबर्टसन की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो पूरी तरह से उनके सामने था और आराम से वो उसको अपना शिकार बना सकते थे। इसी के साथ वो कुछ दिनों के लिए वापस नैनीताल अपने घर को चले गए। आखिर में एक बार फिर कॉर्बेट और इबर्टसन एक आखिरी कोशिश करने के लिए रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं। इबर्टसन ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रहे और कुछ दिनों में पौड़ी के लिए रवाना हो गए। इतने दिनों में उसने 10 बार शिकार किया था। एक बार फिर से उन्होंने रुद्रप्रयाग ब्रिज पर बैठ के पहरा दिया। उन्हें आशंका थी कि वो इस पुल को पार ज़रूर करेगा। इसके बाद उसने फिर एक गाय को मार दिया। वो उस जगह पहुंचे और मुआयना किया। कॉर्बेट ने अब सारे रास्तों का मुआयना किया कि वो कहाँ कहाँ से आता था। रात का मंजर, उन्होंने सोचा कि आज रात वो जंगल में बिताना पसंद करेंगे। दुर्भाग्य से उस रात बरसात होने लगी। ये रात वो खुद कहते हैं कि वो उनके लिए सबसे भयानक साबित हुई। उन्हें लग रहा था कि आज तेंदुआ उन्हें अपना शिकार बनाएगा। अपने कानों पे एक बार फिर भरोसा करते हुए और अपनी बंदूक को हाथ में थामे हुए वो उस खौफनाक बरसाती रात में अपने सबसे बड़े डर का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन कुछ ही पल इंतज़ार करने के बाद उन्होंने वापस गांव की तरफ जाने का फैसला कर दिया। थोड़ी देर में गांव के घर देखने के बाद वो ज़ोर से चिल्लाए और उनके लोग उन्हें वहां लेने के लिए आ पहुंचे। दोस्तों सोचिए, दुनिया के सबसे मशहूर शिकारी को भी उस तेंदुए ने उस रात को मौत के खौफ का एहसास दिला दिया था। इसके बाद उन्हें सूचना मिलती है कि एक गांव जो कि रुद्रप्रयाग से 18 मील की दूरी पे है, जिसका नाम भैंसवाड़ा है, जहां तेंदुए ने एक बच्चे को अभी अभी अपना शिकार बनाया। वो तुरंत अपने आदमियों के साथ उस गांव के लिए रवाना होते हैं और वहां पहुंच के वो देखते हैं कि एक मकान है जिसमें एक विधवा 2 बच्चों के साथ रहती थी। उनमें से एक बच्चा पानी लेने के लिए नीचे गया था और एकदम से उसकी ज़ोर की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। सभी लोगों ने उसकी चीख को सुना और उसे ढूंढा। उन्होंने पाया कि तेंदुए ने बच्चे का शिकार कर दिया था। जब वो रात को वहाँ के लोगों से बात कर रहे थे तो उन्हें ज़ोर से एक आवाज़ आई। ये घुर्राट 2 तेंदुओं के आपस में लड़ने की थी। उन्हें लगा कि इस इलाके का मालिक कोई और तेंदुआ है और ये आदमखोर गलती से वहाँ आ गया है और अब यहाँ का जो मालिक है वो इस तेंदुए को यहाँ से भगाना चाहता है। कॉर्बेट एक बार फिर से निराश हुए और वापस रुद्रप्रयाग की तरफ चले गए, क्योंकि उन्होंने पूरी रात
उस जंगल में उस तेंदुए का इंतज़ार किया। वापस रुद्रप्रयाग जाते हुए वो एक दुकान पर रुके। वहाँ के लोगों के साथ उन्होंने चाय का लुत्फ़ उठाया और उनसे थोड़ा हंसी मजाक किया, जिसने उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस करवा दिया। कुछ दूर पैदल चलने के बाद उन्होंने देखा कि ज़मीन पे पंजों के निशान लगे हुए थे और काफ़ी तेज़ी से वो आगे की तरफ जा रहे हैं। वो समझ गए थे कि उस दूसरे तेंदुए ने इस आदमखोर को अपनी जगह से भगा दिया था और अब ये वापस रुद्रप्रयाग की ओर जा रहा है। बीच में एक पंडित का घर पड़ता है जिस पे इस तेंदुए ने बीते दिनों में हमला किया था और उन्हें काफ़ी घायल कर दिया था। अब ये रास्ता जो बद्रीनाथ धाम को रुद्रप्रयाग से जोड़ता है, यहाँ तेंदुए का लगभग हर रोज़ आना जाना लगा रहता था। उन्होंने सोचा कि वो अपनी आखिरी कोशिश इस रास्ते में कहीं बैठकर उसका इंतज़ार करके गुजारेंगे। 3 दिन तक वो वहाँ बैठे रहे, परंतु फिर भी वो तेंदुआ उनके हाथ नहीं लगा। इबर्टसन जो पौड़ी से वापस लौट चुके थे, अपने दोस्त कॉर्बेट को वहाँ जाके मिलते हैं। कॉर्बेट ने उनसे 10 दिन मांगे और कहा कि उनके पास एक आखिरी तरकीब है जिससे वो उसको पकड़ना चाहेंगे, और अगर इस बार उन्हें सफलता हासिल नहीं होती तो वो यहाँ से चुपचाप वापस लौट जाएंगे। पंडित के घर से थोड़ी दूर एक आम का पेड़ था और उसी के सामने वो रास्ता था जहाँ वो उसका इंतज़ार करना चाहते थे। उन्होंने वहीं पे एक मचान बनाई और रात भर इंतज़ार किया। 10 दिन तक ऐसा होता रहा। इन 10 दिनों में उन्हें सिर्फ एक ही बार एक अलार्म कॉल सुनाई दी। वो फिर से निराश हुए कि वो अपने आप को एक आखिरी मौका देना चाहते थे। वो इंतज़ार की 11वीं रात थी और एक गठेरिया अपनी बकरियों को लेके और उसके 2 कुत्ते वहाँ घूम रहे थे। इसी के साथ उन्होंने एक बकरी भी वहाँ बांध दी। जैसे जैसे रात जवान हुई, उन्होंने देखा कि उस गठेरिया के कुत्ते एक दिशा में देख के काफ़ी ज़ोरों से भौंक रहे हैं। उन्होंने उस तेंदुए को देख लिया था। अब कुत्ते उनके पेड़ की तरफ देख के भौंक रहे थे। वो समझ गए थे तेंदुआ यात्रियों को अपना निशाना बनाने की सोच रहा है और उन्हीं के पेड़ के नज़दीक कहीं छुपा है। जैसे ही उन्हें लगा कि वो सोए हुए यात्रियों के करीब पहुंच चुका है, तो इतने में उनके पेड़ के नीचे से उसकी आहट सुनाई दी। तेंदुआ दौड़ा और जो बकरी के गले में उन्होंने घंटी बांधी थी उसकी झुंझुनाहट सुनाई दी। कॉर्बेट ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और टॉर्च चलाई और उन्होंने देखा कि उनकी बंदूक के सामने ही तेंदुआ खड़ा है। उसी समय उन्होंने उस पर गोली चलाई और ये देख के तेंदुआ बकरी के ऊपर से एकदम से कूदा और पहाड़ी से नीचे दौड़ा। इतने में कॉर्बेट को पंडित की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन कॉर्बेट का पूरा ध्यान तेंदुए पे था और उन्होंने उनको जवाब नहीं दिया। जवाब ना पाके पंडित वापस अपने घर के अंदर चला गया और उसने अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लिए। सुबह वो पेड़ से उतरे और देखा कि बकरी एकदम सही सलामत है। उन्होंने उस जगह पर काफ़ी मात्रा में खून पाया। वो समझ गए थे कि इतना खून बहने के बाद वो जानवर बच नहीं सकता, केवल कुछ ही पलों का मेहमान है वो। करीब 50 से 60 गज नीचे जाके उन्होंने देखा कि वो तेंदुआ उनके सामने मरा पड़ा है। वो अपनी बंदूक अनलोड कर ही रहे थे कि वो पंडित नीचे आया और उसने पूछा, साहिब क्या ये मर गया है या जिंदा है? कॉर्बेट ने कहा कि ये वही प्रेत आत्मा है जिसने आप लोगों को इतने सालों तक दहशत में रखा और आज इसे मैंने खुद परमात्मा के पास पहुंचा दिया है। ये सुन के पंडित बहुत ज़्यादा भावुक हो गया और उसने कारपेट साहब के पाँव को छुआ। इतनी देर में गांव वाले उस तेंदुए को मरा देखने के लिए वहां पहुंचे और उसे रस्सियों से 2 बांस के डंडों समेत कॉर्बेट के साथ वापस रुद्रप्रयाग ले गए। सारी रात गांव वालों ने जश्न मनाया। हिंदुस्तान